सबने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है घर पे, ट्राई किया? हाँ या ना तो बोलो। यस मैम। हो गए? आपने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस ट्राई किए? चलिए ठीक है, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। ये अज्यूम करते हुए कि आप सबको पता है और आप लोगों ने पढ़ा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम में ये बताओ कि बोहर के पोस्टुलेट क्या था, तो बता सकते हैं? बोलो। Electrons revolve around the nucleus in a fixed path, and Okay. this path has fixed energy. गुड। तो इसका जो मेन पोस्टुलेट है वो सबसे पहले आएगा। एटम में हमारे पास क्या है? इस वाले में जो हमारे पास बोहर मॉडल है वो आप सबके पास एनसीईआरटी बुक्स में भी गिवन है। याद आपने वहीं से वैसे ही करना है। पॉइंट्स में एक्सप्लेन करती चलूंगी, तो जिसको जहां नहीं समझ आया तो बता देना, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है कि जो एक एटम है, एटम में आपके पास क्या है? न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर, एंड उसके अराउंड हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अपने अपने शेल्स में। ठीक है, और उसमें शेल्स किस नाम से है? फर्स्ट शेल का क्या नाम होता है? ALMN। गुड। पहला शेल है के, नेक्स्ट आ जाएगा एल, और के की वैल्यू होती है n इक्वल्स टू 1, एल के लिए होती है n इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से आपके पास शेल्स बढ़ते जाएंगे। शेल नंबर के, फिर एल, एम और फिर एन, इनकी वैल्यू 1 2 3 4। सो हम कहते हैं कि एटम में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इन द सेंटर, और आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ही सर्कुलर पाथ, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जैसे अभी आपने से किसी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी कैसी रहती है? फिक्स्ड। तो ये मैं आपको बता देती हूँ इसमें, ये आप लिख लो। आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट, out of large number of orbits, the electrons revolve only in those orbits which have fixed value of energy. Which have fixed value of energy. तो इन स्टेट्स को हम क्या बोल देते हैं? इन स्टेट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। अब ये स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि स्टेशनरी है तो वहां पर खड़ा हुआ है, मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ही उसमें पाथ में, यानी कि अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है। अब इसके लिए हमारे पास एक वो है एनर्जी अलग अलग स्टेट्स की, हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि बेसिकली इसका एक्सप्रेशन। किसी को पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन? किस तरीके से लिखते हैं हम एनर्जी का एक्सप्रेशन? -2 पाई me4 अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर। याद है ये? yes और नो? No, बस ये आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इसमें हम m लेते हैं आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये
ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 9.1 into 10⁻31. गुड। उसके बाद होता है ई। क्लास चल रही है, बाहर चलो। ये होता है आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एन है किस शेल की हम बात करेंगे, और एच आपके पास आ जाता है प्लैंक कांस्टेंट। तो ये सब की आपको वैल्यूज अगर पता है तो आप एनर्जी के एक्सप्रेशन आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इसकी जो है आगे जाके हमने कुछ इसको सिंप्लीफाई किया है, और उसके भी मैं आपको वो लिखवा देती हूँ अभी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो एनर्जी। जैसे कि आपको अगर जूल पर एटम में पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो उसकी वैल्यूज क्या है। सो ये आपके पास थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इसी के बेस पे अभी मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। जूल पर एटम के लिए वैल्यू क्या होती है इसकी, -2.18 इंटू 10⁻⁻, -19 अपॉन n²। इसी का सिंप्लीफाइड वे है ये। और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, अगर आपको कैलकुलेट करनी है जूल पर एटम एनर्जी, तो आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। फिर अगर हमारे पास आती है एनर्जी एक्सप्रेशन, हमने बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो उसकी वैल्यू है -13.6 अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये है आपके पास एक्सप्रेशन अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो। उसके बाद थर्ड आता है आपके पास, अगर आपने किलो जूल में फाइंड आउट करनी है एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए, तो वो है आपके पास -1312 अपॉन n², और ये है किलो जूल पर एटम में। सो ये आपके पास 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 एक्सप्रेशन है जिससे आप निकाल सकते हो। अब हम इसमें करेंगे, ये जो हमारे पास है -2πme4n²h², ये जो हमने किया ये तो सब थे हाइड्रोजन के लिए। ये जो हम कर रहे हैं ये है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए। अब अगर हमें कोई दे दे हाइड्रोजन लाइक के लिए, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कौन से होंगे, कोई बता सकता है? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जैसे कि Cl2n2. कौन सा कह रहे हो? मैम जैसे मतलब Cl2 या N2? नहीं, जैसे हम लेते हैं मैम ना Pe3 पॉजिटिव। हीलियम की ले लेते हैं। हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर, चाचू मेरा दरवाजा बंद कर दो। हीलियम का आपके पास एटॉमिक नंबर 2 है। लेकिन अगर मैं हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज कर दूं तो हमारे पास बचा क्या, एक ही रह जाएगा। हाइड्रोजन। हाँ, तो वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। ऐसे ही है। और बताओ इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, लिथियम। लिथियम में कितना चार्ज लगाऊं तो वो हाइड्रोजन जैसा एक्ट करेगा, 2 पॉजिटिव। बंद करना। 2 पॉजिटिव। ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, तो ये इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। इस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहेगा, -2π² यहाँ पर आप साथ में लगा दोगे z अपॉन n²h²। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके लिए। इसमें हमारे पास जो z है, बाकी एक्सप्रेशन तो सेम ही है जैसे हमने पीछे लिखा था, लेकिन इसमें हमने जो ऐड किया है z आपके पास यहाँ क्या लिखोगे आप, एटॉमिक नंबर। अब हम ये अभी सारे जो है मैं इन सबको आपके न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है रेडियाई के लिए। ये हमने किए अभी सारे एक्सप्रेशन एनर्जी के लिए। मैं नीचे वाला रेस मत करना। ठीक है, बोहर के पॉस्टुलेट कोई भी मत छोड़ना। कभी कभी वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं कि आपको बोहर मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड चाहे आपको कोई न्यूमेरिकल दे हो या आपको पॉस्टुलेट बोले, ये क्वेश्चन हर साल आता है,
एग्जाम में। अब मैं यहाँ सेकेंड लिख रही हूँ रेडियाई के बारे में, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स radii of stationary state of hydrogen atom. अब इसके लिए होता है हमारे पास R नॉट इक्वल्स टू A नॉट n स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी A नॉट की वैल्यू है 52.9। ये आपकी ऑलरेडी वैल्यू गिवन है पिकोमीटर्स में। n आप 1 2 3 जिस भी तरीके से हम आपको NaCl देंगे वो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। A नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, तो आप रेडियाई आराम से कैलकुलेट कर लोगे। और ऐसे ही रेडियाई अगर हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए बोले, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए हो जाएगा A नॉट n स्क्वायर अपॉन Z। ये हो जाएगा आपके पास रेडियाई फॉर द हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो इसको भी आप नोट कर लो। लिख लिया? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम अगर हमें हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का रेडियस ही फाइंड करना है तो हम ये नहीं सीधा लिख सकते कि R नॉट डिवाइडेड बाय Z, बिकॉज A नॉट n स्क्वायर तो R नॉट ही होता है। हाँ वैसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं हम वेलोसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब कैसे बताएंगे? इसके लिए होता है Vn इक्वल्स टू V नॉट इंटू Z बाय n। इसमें जो आपके पास V नॉट की वैल्यू है वो है आपके पास 2.18 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी V नॉट की वैल्यू है। तो Z आपको पता है आपके पास होता है एटॉमिक नंबर, nth ऑर्बिट, और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी। और V नॉट आपको पता ही है, ये हम जो V नॉट ले रहे हैं ये क्या है? वेलोसिटी किसकी? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है, ये भी नोट कर लिया। अब उसके बाद आपके पास मैम वो 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है कि 5 है? नहीं 8 है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब ठीक है। यस मैम। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड एनर्जी पे रिवॉल्व कर रहा है। जब भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड रहती है। फिर हम बोलते हैं लाइक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट आल्सो हैव सर्टेन डेफिनिट वैल्यू एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जिसके पास हम इसको लिखते हैं एक्सप्रेशन mvr इक्वल्स टू n
h/2 सिर्फ वही परमिसिबल होंगे जिनके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, nh/2. इसको भी हम बोल देते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2. तो हमारे पास परमिसिबल वैल्यू क्या हुई मोमेंटम की भी, h/2. अब देखो आपने अभी तक जो देखा, आपके पास एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, मोमेंटम के लिए सिर्फ वैल्यू h/2 आएगी, सिर्फ वही परमिसिबल होंगे जिनकी वैल्यू है nh/2 को जो फॉलो करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक वो एनर्जी ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा, इसीलिए हमने फिक्स्ड बोला। मैम ये एमवीआर वाला एक्सप्रेशन समझा दो, समझ नहीं आया। एमवीआर हमने बेटा उसको ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम को, मोमेंटम कंसीडर करते हैं ना हम, तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन है एमवीआर, ठीक है, उसको हम लेते हैं। हमने जैसे बोले कि आपके पास अभी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए भी फिक्स्ड वैल्यू है कि वो फॉलो करेगा h/2 को, ठीक है। तो जो h/2 को फॉलो करेगा सिर्फ वही आपके पास जो है अलाउड होंगे फॉर फॉर द एंगुलर मोमेंटम। मैम h/2 क्या है? ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये आपको एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो, ओके मैम। ठीक है। फिर आता है आपके पास कि अभी मैंने जो आपको बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर किसी हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। अगर वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर किसी हायर ऑर्बिट में जंप करे, ऐसा ही होगा। यस मैम। समझ नहीं आ रहा? मैम आ रहा है। ओके, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जब अपने ऑर्बिट में है तब हम उस स्टेट को बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब अपने ऑर्बिट से छोड़कर वो किसी हायर ऑर्बिट में जाएगा तब उस स्टेट को हम बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं, और फिर एक बार इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो अगर उसको फिर से वापस आना है अपनी एक्चुअल स्टेट में तो उसने जितनी एनर्जी गेन की थी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उतनी ही एनर्जी उसको दोबारा लूज करनी पड़ेगी। तो ये आपके पोस्टुलेट से, और अगर हम इसका एनर्जी डिफरेंस निकाल लें तो वो हो जाएगा आपके पास डेल्टा ई, एनर्जी का डिफरेंस। ये अगर मैं ले लूं, ये उसकी ग्राउंड स्टेट थी E1 और ये स्टेट है उसकी E2, तो हम इसमें डेल्टा ई जो कैलकुलेट करेंगे यानी कि डिफरेंस इन एनर्जी, वो आपके पास होगा E2 माइनस E1 यानी एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड ग्राउंड बोलो, या आप इसको हायर या लोअर एनर्जी लेवल बोल सकते हो। अब हमारे पास बोहर की थ्योरी से आपको क्या पता लगता है, हमारे पास जो रदरफोर्ड मॉडल था उसने एक्सप्लेन नहीं की थी स्टेबिलिटी एटम की, उसने ये नहीं बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आपके पास बीच में जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल में मूव कर रहे हैं वो आपके पास फिक्स्ड कैसे हैं। तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने नहीं की थी, बोहर को इसका क्रेडिट मिला क्योंकि उसने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की और उसने ये बता दिया कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, एंगुलर मोमेंटम उसका क्वांटाइज्ड है, इंटीग्रल मल्टीपल हम किसका ले सकते हैं h/2 के इक्वल। उसके बाद ये इसके यहाँ से ये पता लगा, और दूसरा जो हमने लाइमन बाल्मर सीरीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में, यस मैम। तो वो भी उसने बता दी यस थी। मैम। वो भी किससे पता लगी थी, मैं बोहर मॉडल से, क्योंकि उसी ने यहाँ पर बताया ना आपको कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो जब अपनी स्टेट से छोड़कर हायर पे जाता है, यही बनाया था ना हमने, याद है लास्ट क्लास में पढ़ा था।
यस मैम। याद है कि भूल गए? लामन बाल में पढ़ रहे थे ना, तो उसी ने हमें बताया था कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो जब भी वापस आएंगे तो जिस भी रीजन में फॉल करता है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। एक रिवीजन कर लेते हैं। कौन बताएगा मुझे इसका लेवल के बारे में? बताओ कौन सा लेवल है? वन को हम क्या बोलते हैं? भूल गया ना। Lyman series. पहले हमारे पास होती है लाइमन, दूसरी कौन सी आती है? लाइमन। Balmer series. बाल्मर। गुड। उसके बाद Paschen series. पैस्टन। गुड। उसके बाद Bracket. उसके बाद Clifford. ये जो थी, तो लाइन हम क्या कहेंगे? हमारे पास बोहर मॉडल की यूजफुलनेस क्या है? एक तो उसने हमें स्टेबिलिटी बता दी एटम की, और दूसरा जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन एटम का, वो हमें किसने बताया? बोहर की वजह से। तो ये इसकी दो हमारे पास यूजफुलनेस है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल पॉइंट पे। चलो अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो इसके। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? बोलो। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब आप क्या करना, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बहुत खत्म करवा दिया, मुझे पता है कि बोहर टॉपिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना उसको। कोई भी किसी भी तरीके के डाउट है, कुछ समझ नहीं आया या एनसीईआरटी बुक में जो दिए हैं, देखो पोस्टुलेट्स तो आपको वहीं से एक बार पढ़ने होंगे, क्योंकि बहुत इजीली समझ में नहीं आता है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स अपने तरफ से करने होंगे। अगर कोई ऐसी चीज है उसमें पढ़कर जो आपको नहीं समझ आई, आप नेक्स्ट क्लास में आराम से पूछ सकते हो। और कोई हेजिटेशन मत करना कि हम पूछेंगे तो कोई क्या सोचेगा, कुछ भी नहीं। आपको अपने लिए पढ़ना है, तो आप अपने एक बार थॉरली टाइम देके बोहर मॉडल को जरूर पढ़ना, ठीक है? अरे यस और नो तो बोलो। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब लिखते हैं कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड with first calculate the energy associated with first orbit of helium positive. उसके बाद what is the radius of this orbit? What is the radius of this orbit? करो इस क्वेश्चन को। अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको बोला आपने एनर्जी बतानी है, एनर्जी के एक्सप्रेशन लगाएंगे। अब ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल में है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, किसी को देखो और बताओ क्या लगाओगे फॉर्मूला इसमें? -2πm(e⁻⁴z²/n²h²। ठीक है। मैंने आपको एक और फॉर्मूला इसमें लिखवाया 2.18। नहीं लिखवाया ना? मैम वो जूल पर एटम वाला। हाँ मैम वो लिखवाया है। लिखवाया है ना, तो आप इसमें वो भी लगा सकते हो। उसमें आप एक चीज ऐड कर लेना। हाइड्रोजन के लिए तो हम Z इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसका Z ऑलरेडी 1 होता है, ठीक है? तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो भी लगा सकते हो। क्या लिखा था? 2.18 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ लगा दो Z² अपॉन n² तो आपका है ही है, ठीक है? हमने यहाँ पे Z² क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास हीलियम है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। इससे सॉल्व कर लो। अब n क्या लेंगे हम यहाँ पे? बोलो।
ये तो आपको वैल्यू पता मैम लगी है। 3 क्या लोगे? 3 लेंगे। यहाँ n है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 3 कैलकुलेट 3 करना। n आपके पास 1 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना। आपने n3 कैसे बोला? यस मैम। नहीं नहीं बताओ, देखो डाउट्स होते बोलो, आपको n3 क्यों लगा? बोलो। मैम -8.72 into 10⁻⁻19। ठीक है, ये n हम यहाँ 1 लेंगे। z क्या लिया आपने यहाँ? z कितना लिया था? 2 मैम। एटॉमिक नंबर 2। गुड। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर सही आ रहा है। -8.72 into 10⁻⁻19। ये तो आपके पास आ गया एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हमने निकालना है, एनर्जी तो निकल गई, हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। रेडियस के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? रेडियस के लिए भी मैम पहले R0 निकालेंगे A0 n² से, फिर उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, करो उसको कैलकुलेट। R का R है 26.45। 26.45। गुड। तो आपके पास यहाँ पर R आएगा 26.45। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? बोलो। मैम ये आर के यूनिट्स क्या है? हाँ, मैम यूनिट्स। R0 की ये आपके पास देखो पिकोमीटर में होगा। मैम मीटर में कर सकते हैं इसको? हाँ, मीटर में कर सकते हो आप, ओके। क्योंकि आपको ऐसा उन्होंने कुछ पूछा नहीं है ना, आप कर सकते हो। मैम यहाँ पर N1 कैसे आया? n1 कैसे आया? ठीक है, ये देखो मैंने आपको n बोला था कि n हमारे पास हमेशा हम ऑर्बिट के लिए ले रहे हैं। देखो यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर यहाँ मेरे पास सेकंड होता तो मैं यहाँ 2 ले लेती। ठीक है, तो आपको जिस ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब यहाँ फर्स्ट हो तो 1 है, सेकंड थर्ड जो भी होगा वो वैल्यू ऑफ n की कंसीडर कर दोगे यहाँ। ठीक है, यस मैम। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखो, यूजिंग बोहर मॉडल determine the energy of electron, determine the energy of electron अब यहाँ आपको दिया, आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में with n equals to 6 in hydrogen atom। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसके लिए? -13.6। वेरी गुड, तो इसके लिए आप एनर्जी क्या लगा दो, -13.6 on n²।
मैम माइनस 0.377 इंटू 10⁴ कैसे आया? मैम -0.377 नहीं आएगा? हाँ, -0.37 आपने यूनिट कन्वर्ट किया है। ये तो वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी थी ना। एक बात बताओ, आपने जिस अपना नाम बताओ जिसने 10 टू द पावर में कन्वर्ट किया, बोलो। गलत नहीं है, सॉरी बोलो मैम, तो। गलती से। अरे तो आपने मैम गलती से convert किया। कैलकुलेशन गलत हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। इसमें हमने सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी थी। n आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ उन्होंने? 6 -13.6 अपॉन 6 का स्क्वायर। राइट साइड बस। अच्छा, अगर आपको नहीं मेंशन है ना कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, तो आप सिंपल जूल में उसको कैलकुलेट कर देना, ठीक है? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि वो आपको एनर्जी कैलकुलेट करने को बोलेंगे, कई क्वेश्चन में मेंशन होते हैं कि इसमें करनी है। अगर नहीं दी है तो सिंपल आप उसको जूल पर एटम में एनर्जी कैलकुलेट कर दो, आंसर गलत नहीं होगा आपका, ठीक है? मैम जो अब जूल हम पर एटम वाला फॉर्मूला है वो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, मतलब इंक्लूडिंग हाइड्रोजन लाइक एटम्स आल्सो। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बस फिर हम उसके साथ Z लगा देना आप, क्योंकि हम इसमें तो जब हम हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो हम Z नहीं लेते, क्योंकि उसको ऑलरेडी Z तो 1 ही है एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो जब आप कैलकुलेट करोगे हाइड्रोजन लाइक के लिए तो वहां आप Z² जरूर लगाना। बाकी आप फॉर्मूला मतलब 2.18 into 10⁻⁻19 multiplied by Z² upon N²। हाँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा लाइन स्पेक्ट्रम का भी यूज करेंगे। अब हमने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। ये हो गया ना सबका? इरेज कर दूं? हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, हम इसी से हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। Calculate wavelength of radiation emitted calculate wavelength of radiation emitted when an electron in hydrogen atom undergoes transition from fourth energy level to second energy level। अब ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इस केस के हम लिए मतलब पहले एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हमें करनी पड़ेगी डेल्टा ई कैलकुलेट, ठीक है? अब डेल्टा ई हम कैसे करेंगे? मैंने बताया था ना, हायर माइनस लोअर, मतलब E4, क्योंकि हमने ट्रांजिशन कहा फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड पे, तो E4 माइनस E2। अब हमने निकालना है वेवलेंथ, तो आप यूज करोगे वही सीरीज का फॉर्मूला जो हमने किया था। अब इसमें आप क्या लिखोगे? इसके लिए हमने En मैंने जो आपको जूल वाला फॉर्मूला लिखा था वो लिखो, -2.18 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन क्या था हमारे पास n²। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अब हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं ना, -2.18।
वो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻19 ब्रैकेट में 1/4 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ना तो हम सेकंड टू 4 करेंगे। पता लग रहा है? बताओ क्यों? क्योंकि देखो आपके पास ये होता है डेल्टा ई होता है E4 से E2 गया, लेकिन जब हम यहाँ से ट्रांजिशन कर रहे हैं तो वो हमेशा लोअर टू हायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लेना सेकंड का स्क्वायर, फिर लेना 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यस मैम। हम जब, क्योंकि देखो ट्रांजिशन हमने निकालनी है 4 से सेकंड क्या है, लेकिन जब हम यहाँ से करेंगे पहले वो अपनी लोअर से हायर स्टेट पे जा रहा है ना, तो आपकी एंड वन की वैल्यू हम हमेशा कम रखते हैं, याद होगा आपको। हम इसमें जब हम आर की वैल्यू नहीं लगाएंगे? नहीं, क्योंकि हम इसमें एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले एनर्जी करेंगे यहाँ पे ना। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या है आपका आंसर। मैम 0.408 इंटू 10⁻⁻19। 0.04, हाँ पॉइंट्स की इसमें वो है। मेरे पास जो यहाँ पर आंसर गिवन है वो है 4.0 इंटू 4.08 यस मैम, यही आ रहा है। -19 ये आ रहा है। यस, यही है मैम। अब एक बात बताइए, तो आपके पास निकली है एनर्जी आपकी E, राइट? अब आपने एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या था, कुछ याद है? पिछली क्लास में करवाया था मैंने आपको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। एनर्जी इज इक्वल टू hv। hc/λ। गुड, अब आप उस फॉर्मूले से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। लगा दो अपना फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, E इक्वल्स टू hc/λ। एनर्जी है आपके पास, h की वैल्यू आपको पता है, c आपके पास हो जाएगी, c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। आप कैलकुलेट कर सकते हो वेवलेंथ, यानी कि हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू hc/E। प्लैंक क्वांटम की वैल्यू रखना, वेलोसिटी उसकी रखना लाइट की, और आपके पास ये आपने कैलकुलेट कर ली, इससे आपके पास लैम्डा आ जाएगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। करना तो पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस ऐसा ही होते हैं, समझ आ जाते हैं बट थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है। और कोई क्वेश्चन लिखे हैं सर? हम 4.86 इंटू 10⁻⁻7। गुड, 4.8 इंटू 10⁻⁻7। आपका नाम क्या है? मैम आ रहे हैं। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ट्राई करें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो, अब नेक्स्ट ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। अब उसमें आप बताओगे मुझे क्या हमने क्या करना है अब आगे। लिखो क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम in hydrogen atom an electron jumps from
an electron jumps from third orbit to second orbit. Third orbit to second orbit. Calculate the wavelength of radiation emitted. Calculate the wavelength of radiation emitted. देखते हैं क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा। करो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको करवाया है। बताओ कैसे करेंगे ये? क्या लिखे पहले? डेल्टा ई। गुड। डेल्टा इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ पर जाएंगे ये? E3 माइनस E2। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको? 2.18 into 10 raised to power 922। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना। मैम एनर्जी आ गई 3.02 into 10 raised to power minus 20। यस यस मैम यही है। 10 raised to power माइनस 20। यस मैम। गुड। अब नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है? वैसे आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है। मैम Next मेरा question. वो लैम्डा 59.86 into 10 raised to power minus 7। लैम्डा लैम्डा की कैलकुलेशन एक बार चेक करो। मैम 6.57 into 10 raised to power minus 7। 10 raised to power minus 7। यही वैल्यू आपकी। यस मैम यही है। ठीक है, ये आपकी निकल गई वेवलेंथ। अब इस तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो मैम। ठीक है। अब मैंने आपको अभी वेलोसिटी का करवा दिया, रेडियस का करवा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ये आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप के एग्जांपल अगर आप बैक एक्सरसाइज देखो आपको वहां पे भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कंबाइन करके क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि इतने सारे फॉर्मूलेज हैं इसमें, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपने भी खुद ही निकाले ये क्वेश्चंस, मैंने तो नहीं करवाए। ठीक है ना? तो कोई बहुत टफ चीज नहीं है, सब कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है। सब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
बोहर के बाद आपके पास आया था क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। बोहर के बाद हमारे पास क्या आई थी, डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। अभी क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल कैसे आया था? क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, इसके अंदर भी आपके पास दो चीजें थी। एक सबसे पास था, ये किसके ऊपर बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट। एक तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास था इसके अंदर, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, और दूसरा क्या था, किसी को पता है? Heisenberg's uncertainty principle. गुड, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। Uncertainty principle. अब डी ब्रोगली का कंसेप्ट क्या था पता है? बताओ। Ma'am, light possesses both particle light and wave like character. गुड, वेव जो है एसोसिएटेड होती है पार्टिकल लाइक और अब Wave देखते हैं like. अब डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट है उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन थी। हम इसमें क्या लेते हैं, एनर्जी की वैल्यूज कंपेयर करते हैं ना, याद है? तो पहला हम लेंगे इन केस ऑफ फोटॉन, इन केस ऑफ फोटॉन। फोटॉन के केस में इफ assume to have wave character, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था लाइन क्वांटम थ्योरी से? E इक्वल्स टू एच न्यू, यही था हमारे पास। अब हम Yes, दूसरा ma'am. ले लेते हैं। हमारे पास इसका जो कंसेप्ट है एक और एनर्जी का था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारे पास E क्या होता है? अगर हम बोलें इफ फोटॉन is supposed to have वेव करेक्टर था, यहाँ पर आएगा पार्टिकल लाइट। If photon is supposed to have particle character, तो हम E ले लेते हैं जो आप आइंस्टाइन की थ्योरी से करते हो। अगर हम रिलेट करें उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस ये ले लेने हैं आपने दोनों। अब इसको पुट करो, h nu इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अगर हम C की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को लिखे तो हम क्या लिखेंगे? C अपॉन लैम्डा, यही लिखते हैं ना, nu इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। तो इसके अकॉर्डिंग h C अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब एक C यहाँ से गया तो ये क्या बन गया आपके पास, h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। यही बन जाएगा यहाँ से, ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. अगर हम इसको लेते हैं पार्टिकल लाइक ले लें और c वेलोसिटी ऑफ लाइट को मैं रिप्लेस कर दूं वेलोसिटी से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। और mv क्या होता है आपके पास, बताओ? Momentum. Momentum. तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p आ गया। तो ये रिलेशंस हो गए आपके दो। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम आ जाएगी और वाइस वर्सा। इतनी बात है। तो इसलिए ये आपके पास सिर्फ एप्लीकेबल होता है टू द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अब इसी के बेस पे भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ठीक है। अब इसी के बेस पे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, इन्हीं को लेकर आपको कभी कभी
डी ब्रॉगली के बेस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब हम वो न्यूमेरिकल करते हैं। तब हम आप लिखो इसमें कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड calculate wavelength associated with an electron moving with velocity of velocity of 10 raised to power 3 meter per second. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लैम्डा? आपको देखो इसमें क्या दिया है, वेलोसिटी दी है, मतलब आपको v गिवन है, ठीक है। मैम पहले वो करेंगे मोमेंटम कैलकुलेट। तो हम यहाँ से वो जो हमने लगाया था लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv यहाँ लगा सकते हैं ना। h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट, m आपके पास आपको पता है कि क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से आप लैम्डा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ मुझे लैम्डा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? ये पता है ना h की वैल्यू यहाँ पर? मैम m की वैल्यू कैसे आई? किसकी? m की वैल्यू। ये m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी है आपने। मैम 7.2 into 10 raised to power minus 7. 7.2 into 10 raised to power 7. ये आपका आंसर है इसका। हो गया सबका सॉल्व? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। What will be the wavelength of ball
mass 0.1 kg moving with velocity of moving with velocity of 10 meter per second. मास को ना कोशिश करना केजी में रखना, और वैसे भी अगर किसी को मास ग्राम में भी दिया हो तो कन्वर्ट कर लेना उसको केजी में. इसके लिए फॉर्मूला सेम ही लगेगा. यहाँ पर आपको वो आ रही है 6.62 into 10 raised to power -34. वेरी गुड, कैलकुलेट भी कर लिया. Yes मैम. गुड. अच्छा, बाकी भी निकालो अब इसको. मैम h की वैल्यू ही आ रही है ना. h की वैल्यू जो प्लांक कांस्टेंट की है 6.62 into 10 raised to power -34. नो मैम, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा ना. यही आ रहा है मैम. इसी की यही आंसर प्लैंक ही यही कांस्टेंट है. की वैल्यू यही है. आंसर यही है. आंसर यही आ जाएगा. तो वैल्यू तो एक बार पुट करोगे ना, तो आप ठीक कह रहे हो, कैंसिल हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन calculate the mass of photon with wavelength 3.6 एंगस्ट्रॉम. इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में. तो लैम्डा कन्वर्ट अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 3.6 into 10 raised to power -10 मीटर. ये मैंने इसी को कन्वर्ट कर दिया है. अब आपने मास कैलकुलेट करना है. हम क्या लगाएंगे? मैम वेलोसिटी नहीं दी हुई. हम्म, मैम वेलोसिटी नहीं हुई. वेलोसिटी तो वही होती है. अगर नहीं दिए तो हम क्या ले लेंगे? 3 into 10 raised to power 8. ये फोटोन ले रहा है ना इन केस ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी हम यूज कर लेंगे लाइट की वेलोसिटी 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. मैम 6.1 into 10 raised to power -33. 6.1 into 10 raised to power -33. ठीक है. मैम मेरा 0.61 into 10 raised to the power -34 आ रहा है. -34. Yes मैम. मैम 0.61. -32 आया था. अब पॉइंट में गड़बड़ हो रही है. चेक करो एक बार पॉइंट में. किया चेक?
मैम मेरा फिर भी 0.61 आ रहा है। 0.61 तो नहीं होगा, उसका पॉइंट करो शक्ल। कर दो। ठीक है, 10 टू द पावर में कर दो उसको। हाँ ठीक है। ठीक है, यस। अब उसके बाद हम करते हैं, ये तो थे आपके de Broglie कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स। अब उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये मुझे कौन बताएगा? सिंपल लैंग्वेज में बता दो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? मैम मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे एक्यूरेट नहीं आ सकती। गुड। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। तो लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल to measure the simultaneously the position and momentum of a microscopic particle with complete accuracy। अब ऐसा क्यों होता है? It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a microscopic particle with complete accuracy। ऐसा क्यों है? तो बताएगा? ये आपके पास माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से आप क्या करते हो? एक इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हो। इलेक्ट्रॉन क्या है? इस पोजीशन पे है। लेकिन आपने जब माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे तो माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो अल्टीमेटली तो आप उस पर लाइट डाल रहे हो ना। तो लाइट डलेगी तो क्या होगा? जाना उसने इस पाथ में था और क्या हो जाएगा? उसका पाथ चेंज हो जाएगा, वो किसी और ही पाथ पे चला जाएगा। तो ये है पोजीशन। आप उसकी देखोगे, मोमेंटम आपको ऑलरेडी पोजीशन देखने की कोशिश कर रहे थे, मोमेंटम उसका चेंज हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम उसका पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पर नहीं देख सकते। अब इसके लिए भी इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो आप लिख लो। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा मोमेंटम इज इक्वल टू h/4π। h/4π। गुड। ये आपके पास आ जाएगा। अनसर्टेनिटी किसकी? डेल्टा एक्स को क्या लेते हैं? अनसर्टेनिटी और डेल्टा पी मोमेंटम। गुड। डेल्टा एक्स हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मैम h/4π क्या है? h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट। ओके मैम। ये जो h/4π ले रहे हैं ना, ये फिक्स्ड है इसके लिए। ये ऑलरेडी डिराइव वैल्यूज है पहले ही। और जो डेल्टा पी है वो हो गया अनसर्टेनिटी मोमेंटम। इसका तो एक ही यही है आपके पास, इसी के बेस पर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसके लिए अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। एक ही है इसका। मैम ये लास्ट टॉपिक है? लास्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते, अभी तो बहुत पढ़ाएंगे चैप्टर। अभी तो आपके इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू होनी है। किस किस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है?
बताओ, यस मैम आती है? गुड। और यस मैम आती है। गुड। इसके बाद अभी हम क्वांटम नंबर करेंगे। आज क्वांटम नंबर तक करवाऊंगे आपको। इसके वैसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty? What is the uncertainty involved in measurement of velocity? A microscope using suitable photon is employed to locate an electron within distance of 0.1 angstrom. ये तो आपको दे दिया डिस्टेंस। अब आपने बताना है वेलोसिटी के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको? m into delta v मोमेंटम को डेल्टा x into m delta v h upon 4 pi। कैलकुलेट कर दो वेलोसिटी। मैम हमारी क्लास होगी 2:20 पे केमिस्ट्री की जो सर पढ़ाते हैं? क्या कह रहे हो? केमिस्ट्री वाले सर भी क्लास लेंगे अभी 2:30 पे? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो आपको ना वहीं पर पता करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में। डेल्टा डेल्टा एक्स को पहले आप कन्वर्ट कर लेना मीटर में, तो डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻11 मीटर। एम यहाँ पर भी आप वही लगाओगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा भी आपने कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की, और 4 पाई तो आपको पता है पाई की वैल्यू। मैम आज फिजिक्स की क्लास है 3 बजे। हाँ फिजिक्स की तो पता है मेरे को, फिजिक्स की है। नाम नहीं लेनी है ना? यस मैम। एक बात बताओ, आपको समझ भी आ रहा है सबको कि ऐसे ही बोल रहे हो? बोलो। नो मैम आ रहा है। कोई डाउट तो पूछता नहीं है। टाइम देते हो केमिस्ट्री को घर में? बोलो। थोड़ा थोड़ा ना करके, चाहे 1 आवर ही दो, धीरे धीरे करके। मुझे पता है आप लोगों का स्कूल का भी काम होता है, सब काम करने होते हैं, है ना? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. आपके किसी की टेस्ट भी स्टार्ट हुए स्कूल में कि नहीं? मैम अभी तक एक ही टेस्ट हुआ है सिर्फ। अच्छा।
केमिस्ट्री का किस किस का टेस्ट हो गया अभी? मैम केमिस्ट्री का नहीं हुआ, बायो का हो गया। बायो का, ठीक है। मैम आंसर आ रहा है 7.2 इंटू 10⁻11/4 7.2। ये मेरे पास जो आंसर है आई थिंक वो 5.7 है, एक बार चेक करो। मैम 4, मैंने अपॉन 4 पाई भी बोला। अपॉन 4 पाई। 4 पाई को तो सॉल्व करना है ना, उसको 4 इंटू 3.14 करो। क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ डेल्टा भी रह जाएगा ना। हम 5.79 into 10⁸8। यस मैम नहीं आ रहा। क्योंकि आपको ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपके पास एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, नहीं तो मैम मार्क्स काट देंगे स्कूल में आपके। ये आपका आंसर है इसका। एक और क्वेश्चन, आप में से किस किस को न्यूमेरिकल सॉल्व करके ज्यादा अच्छे लगते हैं? बोलो। मैम ठीक लगता है। न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे लगते हैं, थ्योरी पढ़नी ज्यादा अच्छी लगती है? मैम दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है। यस मैम। कई बच्चे होते हैं ना, उनको बिल्कुल थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है। क्या कह रहे हो, बोलो। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमें थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है। A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with accuracy of 2%, calculate unset at any position. इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं बता सकता हूँ क्या करेंगे इसमें? मैम 2% ऑफ 45। गुड, 2% ऑफ 45। मैम तो जो हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो वो मतलब मास इनटू 2% ऑफ 45 लेके करेंगे ना। पहले सॉल्व कर लो, आप वहां पे भी कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है ना, 2% ऑफ 45 को पहले ही कैलकुलेट कर लो, उससे आपको कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। बट अगर आपको कन्वीनियंट लगता है वहां पर करना तो वहां कर सकते हो। तो डेल्टा भी यहाँ पर हो जाएगा 2% ऑफ 45। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेना चाहिए।
अब आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा एक्स। कैलकुलेट कर लो जी डेल्टा एक्स। Ma'am, 1.46 into 10 raised to power minus 36. 10 raised to a minus 36। आपने इसको ग्राम No, में लिया? ma'am. ग्राम में ले लिया. Yes. हम इसका ग्राम में मतलब- ले लिया. हाँ, मैम इसका ग्राम ना- को केजी में। हाँ, ये आप कोशिश करो कि जब मास ले रहे हो ना, क्योंकि हम यहाँ पर भी जो मास लेते हैं वो केजीज में ले रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि इसको ना आप उसमें कन्वर्ट करो केजी में, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास केजी में है। ठीक है, आंसर आपका ठीक है, सिर्फ 10 की पावर में चेंजेस आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 33। बस इतना सा फर्क, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो हमने केजी में, क्योंकि देखो आपने दो से इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अब इसको कोशिश करो कि आप केजी में ले लो। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो फिर हम आज इतना ही करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, आज जो मैंने बोहर मॉडल आपको करवाया, मुझे नेक्स्ट टाइम क्लास में वो कौन कौन एक एक पॉइंट सब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, करोगे इतना सा? यस मैम। Yes, ma'am. गुड। तो नेक्स्ट टाइम एक एक पॉइंट सब ले लो। मुझे यहाँ पर आपका एक छोटा सा टेस्ट कह लो। न्यूमेरिकल्स तो हम लोग कर चुके हैं, अभी मैं आपको एक बार ये चैप्टर थोड़ा फिनिश हो जाए, नेक्स्ट टाइम आपको मैं करवाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद हम एक दिन पूरा न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे, और एक दिन मैं आपको थ्योरी रिवाइज करवा दूंगी। उससे जो आपका ये चैप्टर है वो एक थॉरली रिवाइज हो जाएगा, और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, यस मैम। और नेक्स्ट टाइम अभी आप लोगों को एक छोटा सा काम है बस, कि आप लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ के आना है, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी बोहर मॉडल के बेस पे। थॉरली पढ़ने आपने उसकी पॉस्टुलेट्स, वो क्या कह रहा है, और नहीं एक्सप्लेन हुआ जो जो पॉइंट में डाउट होगा वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, 15 मिनट्स नेक्स्ट टाइम क्लास शुरू होने से पहले हम लोग ये रिवाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी क्वांटम नंबर स्टार्ट, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल डायग्राम, ये सब हम करेंगे। ठीक है, पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में? यस Yes, ma'am. गुड, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। बाय.